क्रिस्टीन, जन्म 13 अप्रैल 1997, एक फिलिपिनो फ्लाइट अटेंडेंट है। उन्होंने फिलीपीन एयरलाइंस के टाउन एक्सप्रेस के लिए फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में काम किया। 4 बहनों के परिवार में दूसरी संतान, उन्होंने फिलीपींस मिंडानाओ विश्वविद्यालय से संचार में स्नातक की डिग्री के साथ सम्मान के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। हालांकि क्रिस्टीन का परिवार जनरल सैंटोस में रहता है। क्रिस्टीन काम करने के लिए मनीला चली गई। क्रिस्टीन एक प्रतिभाशाली और बेहद खूबसूरत लड़की है। उसने देश में कई सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भाग लिया और जीता। 2019 में वह फिलीपीन एयरलाइंस के लिए काम करने के लिए मनीला चली गई। क्रिस्टियन के दोस्त और सहकर्मी सभी कहते हैं कि वह जीवन में एक हंसमुख और आकर्षक लड़की है, लेकिन काम में गंभीर और पेशेवर है। 31 दिसंबर 2020 क्रिस्टीन ने घर जाने के बजाय दोस्तों के एक समूह के साथ नए साल का जश्न मनाने के लिए अपनी मां से अनुमति मांगी। क्रिस्टीन उसके कई दोस्त हैं और वह LGBT समुदाय में 5 दोस्तों के एक समूह के साथ विशेष रूप से घनिष्ठ है। क्रिस्टीन और दोस्तों का यह समूह अक्सर पार्टियों का आयोजन करते हैं और एक साथ घूमते हैं। यह भी एक अवसर है। ऐसे क्रिस्टीन के 5 दोस्त रोमेल, क्लार, वेलेंटाइन, कीगो और जॉन हैं। उन्होंने नए साल के जश्न की पार्टी के लिए मकाती शहर के सिटी गार्डन ग्रांड होटल में कमरा नंबर 2209 बुक किया। 31 दिसंबर को सुबह 11 बजे होटल में सबसे पहले जॉन ने चेक इन किया। उसके बाद दोपहर में क्रिस्टीन ने और कुछ घंटों बाद अन्य लोगों ने चेक इन किया। रोमेल ने 5 और दोस्तों को आमंत्रित किया, वे रे, लुइस, मार्क, जेमिर, एडुआर्ड। जबकि 13 लोगों के एक अन्य समूह ने ठीक बगल में 2207 कमरा किराए पर लिया। दोनों समूहों के कुछ परस्पर मित्र हैं। रात 3 बजे के आसपास उन्होंने पार्टी शुरू की। क्रिस्टीन ने जमकर शराब पी। हालांकि यह समय कोविड के प्रकोप का है और भीड़ जमा होने पर प्रतिबंध है, लेकिन ऐसा लगता है कि दोस्तों के इस समूह ने होटल के मैनेजर जॉन हॉली के साथ शराब पी थी, इसलिए उन्होंने नियम तोड़ा और अपने दोस्त को यहाँ पार्टी करने दी। करीब 1:45 बजे अपनी शिफ्ट खत्म कर वह भी पार्टी में शामिल हो गए। सुबह 11:21 बजे 20 मंजिल के हॉलवे पर निगरानी कैमरों ने क्रिस्टीन और उसके दोस्तों के समूह को कमरे से बाहर और कमरा 2207 से 11:31 बजे तक दिखाया। क्रिस्टीन और उसके दोस्त अपने कमरे में लौट आए। क्रिस्टीन खुश दिख रही थी और अपने जूते ले जा रही थी और हाथ में शराब का गिलास था। वैलेंटाइन ने बाद में कहा कि वे कमरे 2207 में आए क्योंकि वहां कुछ पारस्परिक मित्र थे। उन्होंने हिप हॉप हुर्रे खेला और क्रिस्टीन उस गेम की विजेता थी। कमरा 2209 में लौटने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए तस्वीरें और वीडियो लेना शुरू कर दिया। रात 12:30 बजे क्रिस्टीन ने अपने परिवार को फोन करके हैप्पी न्यू ईयर कहा और कुछ देर अपनी मां से बात की। 2:50 पर वैलेंटाइन और क्रिस्टीन फिर से कमरा 2207 में चले गए, जबकि एक होटल कर्मचारी कमरा 2209 में गद्दा लेकर आया। केवल 2 मिनट बाद 2:52 पर क्रिस्टीन और वैलेंटाइन दोनों कमरा 2209 में लौट आए। उसने वैलेंटाइन को चूमने की पहल की और ऐसा लग रहा है कि वह नशे में है। 3:00 से 6:00 तक क्रिस्टीन कमरा नंबर 2207 में कई बार आती जाती रही, लेकिन वह कभी भी ज्यादा देर तक नहीं रुकी। हर 10 मिनट में कमरा नंबर 2209 में क्रिस्टीन के दोस्त उसे वापस उसके कमरे में ले जाने के लिए आते थे। 4:13 अपराह्न जॉन चला गया क्रिस्टीन को उसके कमरे में वापस लाने के लिए फिर से कमरा नंबर 2207 में गया और इस बार वह क्रिस्टीन को ले गया। भले ही वह नशे में था, लेकिन फिर भी वह इतना शांत लग रहा था कि उसने कमरे के दरवाजे पर ताला लगा दिया। 4:39 अपराह्न वैलेंटाइन और क्रिस्टीन 2207 कमरे में आते हैं। दोनों 4:52 पर अपने कमरे में वापस आते हैं और वे दोनों बहुत खुश दिखते हैं। 6:23 यह क्रिस्टीन की देखी गई आखिरी तस्वीर है। वैलेंटाइन उसे कमरे में ले जा रहा है, क्रिस्टीन ही दरवाजा खोलती है। सुबह 7:23 बजे कमरा संख्या 2207 में कुछ लोग होटल छोड़ने लगे। 9 बजे कमरे 2209 में मौजूद कुछ दोस्त भी होटल छोड़ने लगे। 3 बजे वह स्नान में लेटी हुई थी। रोमेन ने क्रिस्टीन को हिलाया और कहा कि उसे बिस्तर पर आराम से लेटना चाहिए। क्रिस्टीन अभी भी सांस ले रही थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी खुली थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रोमी ने कहा कि वह थकी हुई लग रही थी, लेकिन उसने अपने हाथ से उसे अकेला छोड़ने के लिए इशारा किया। कम से कम रोमी ने इस पर विश्वास किया। उसने क्रिस्टीन का हाथ उसके पेट पर देखा। वह क्रिस्टीन के लिए कंबल और तकिया लाया और फिर से बिस्तर पर सोने चला गया। दोपहर 12 बजे रोमी क्रिस्टीन को जगाने के लिए बाथरूम में गया क्योंकि वे चेक आउट करने वाले थे। अब उसे एहसास हुआ कि क्रिस्टीन के होंठ बैंगनी हो गए हैं और वह अब वैलेंटाइन क्लास की सांस नहीं ले रही है।
उन्होंने तुरंत क्रिस्टीन को स्नान से बाहर निकाला और फिर उस पर CPR किया। गीगो ने होटल के कर्मचारियों को बुलाया और एम्बुलेंस को बुलाया। वे सभी बहुत डरे हुए और घबराए हुए थे। तुरंत परीक्षा कक्ष में गए और उन्होंने किसी को व्हील चेयर लाने के लिए भेजा। हालांकि व्हील चेयर भी काफी छोटा था और पैर रखने की जगह नहीं थी, जबकि क्रिस्टीन का शरीर अकड़ गया था, इसलिए उन्हें क्रिस्टीन को बिठाने के लिए कुछ देर तक संघर्ष करना पड़ा। क्रिस्टीन को होटल के क्लिनिक में ले जाया गया, लेकिन वहां के डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा सके और वे उसे मकाटी मेड सिटी अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शाम 5 बजे तक अस्पताल ने घोषणा की शर्त क्रिस्टीन का निधन हो गया है। अगले दिन 2 जनवरी 2021 को क्रिस्टीन के शव को फोरेंसिक जांच के लिए सुबह 9 बजे कसाई शहर में रिजो अंतिम संस्कार गृह में स्थानांतरित कर दिया गया। शव परीक्षण के नतीजों से यह निष्कर्ष निकला कि मौत का कारण धमनी विस्फार के कारण टूटी हुई महाधमनी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक क्रिस्टीन ने नशीली दवाएं या कोई उत्तेजक पदार्थ नहीं लिया। हालांकि उन्हें उसके पेट में 150 मिलीलीटर काला तरल पदार्थ मिला। शव परीक्षण के नतीजों से यह भी पता चला कि क्रिस्टीन के शरीर पर वीर्य का कोई निशान नहीं पाया गया। क्रिस्टीन के अंडरवियर में भी केवल उसका DNA था। जननांग परीक्षण में भी एक निशान दिखा। गर्भाशय की परत में आंसू, लेकिन यह आंसू लंबे समय से है और भरने वाला है, कोई नया घाव नहीं। फोरेंसिक रिपोर्ट में उसकी दाहिनी बांह, दाहिनी जांघ, टखने और दाहिने पैर पर कई चोट के निशान दिखाई दिए और उसकी बाईं जांघ पर भी एक ताजा खरोंच थी। क्रिस्टीन के दाहिने हाथ पर एक्यूपंक्चर का निशान है। 4 जनवरी 2021 फिलीपीन पुलिस ने मीडिया के सामने घोषणा की कि उन्होंने मामले को सुलझा लिया है। पुलिस ने इसे सामूहिक बलात्कार घोषित किया और क्रिस्टीन के शरीर पर शुक्राणु के निशान थे। यह बयान जनता के लिए बेहद भ्रमित करने वाला है, क्योंकि यह पिछले दिन प्रकाशित फोरेंसिक जांच के नतीजों के बिल्कुल विपरीत है। फोरेंसिक विशेषज्ञ ने स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला था कि कोई संकेत नहीं था। यह दर्शाता है कि क्रिस्टीन के साथ बलात्कार किया गया था। हालांकि शेरिफ ने कहा कि उन्होंने बलात्कार और हत्या में संदिग्ध माने जा रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 संदिग्ध जोन्स, रोमे और क्लार्क थे। इस बीच उस रात होटल में मौजूद सभी लोगों ने जोर देकर कहा कि उन्होंने क्रिस्टीन को नुकसान नहीं पहुंचाया है, खासकर कमरा नंबर 2209 में क्रिस्टीन के करीबी दोस्तों को। उन्होंने कहा कि वे सभी समलैंगिक थे और उन्हें महिलाओं के साथ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। इसके अलावा वे और क्रिस्टीन लंबे समय से एक साथ खेल रहे थे। लंबे समय तक वे दोनों उसे एक दोस्त मानते रहे, उसके लिए उनके मन में कोई भावना नहीं थी। हालांकि पुलिस कर्नल का मानना है कि संदिग्धों ने क्रिस्टीन के साथ जबरन बलात्कार किया होगा और उनका दावा है कि समलैंगिक पुरुष भी अभी भी पुरुष ही हैं, खासकर जब वे नशे में हों। पुलिस के इस बयान से जनता में मिश्रित राय पैदा हुई। कुछ लोगों ने पुलिस पर विश्वास किया और सोचा कि क्रिस्टीन के समलैंगिक दोस्त मौत की सजा के हकदार हैं। दूसरों ने पुलिस की लापरवाही और गैर पेशेवर तरीके से काम करने की निंदा की। फोरेंसिक परीक्षा के नतीजे एक बात हैं, लेकिन जांच के नतीजे दूसरे हैं। मामले में कई संदिग्ध बिंदु थे, जिसके बाद पुलिस ने जल्दबाजी में घोषणा की कि उन्होंने मामले को सुलझा लिया है। लोगों के एक अन्य समूह ने इसका सारा दोष क्रिस्टीन पर मढ़ दिया, जिन्होंने सोचा कि उसने बहुत सेक्सी कपड़े पहने थे और बिना जाने बहुत अधिक शराब पी ली थी। जानिए कैसे करें बचाव खुद। 4 जनवरी को क्रिस्टीन को पीड़िता को दोष देना बंद करने, नशे में धुत लड़कियों की रक्षा करने जैसे हैशटैग की एक श्रृंखला ऑनलाइन बाढ़ आ गई। फिलीपीन पुलिस को भी बहुत सारी सार्वजनिक राय का सामना करना पड़ा जब उन्हें ममीकृत किया गया। फोरेंसिक जांच से पहले क्रिस्टीन का शव लेप किया जा सकता है, विष विज्ञान संबंधी तरीकों की सटीकता को बहुत प्रभावित करते हैं। पुलिस मेजर माइकल ने स्वीकार किया कि उन्होंने क्रिस्टीन का शव उसके परिवार की सहमति के बिना ले लिया था, लेकिन उन्होंने बताया कि यह कोविड महामारी के बाद जारी किया गया एक नया नियम था जिसका उन्हें पालन करना था। परिवार को विश्वास नहीं था कि उनकी बेटी की मृत्यु स्वास्थ्य कारणों से हुई। उन्होंने शव परीक्षण के प्रकाशित परिणामों पर विश्वास नहीं किया और पुलिस से दूसरी फोरेंसिक जांच करने के लिए कहा। उनकी लापरवाही और गैर पेशेवर आचरण के लिए पुलिस के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। उनका मानना है क्रिस्टीन के हाथ और पैरों पर चोट के निशान इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि उसके साथ बलात्कार किया गया था, लेकिन क्रिस्टीन के दोस्त बताते हैं कि उसने उस रात बहुत शराब पी थी। क्रिस्टीन लड़खड़ा रही थी और सुबह 3:30 बजे से सुबह 7 बजे तक उसे उल्टी होने लगी। उसने शौचालय में कई बार उल्टी की और लंबे समय तक फर्श पर घुटनों के बल बैठे रहना, शायद इसीलिए उसके घुटने में चोट लगी है। उनका कहना है कि क्रिस्टीन इतनी नशे में थी कि वह कपड़े नहीं बदल सकती थी और उसके पूरे कपड़ों और बालों पर उल्टी हो गई थी।
उन्होंने उसे बाथटब में उल्टी साफ करने में मदद की और उसे एक वस्त्र पहनाया, लेकिन क्योंकि क्रिस्टीन को अभी भी मतली हो रही थी, उसने बिस्तर पर जाने के बजाय टब में रहने का फैसला किया क्योंकि वह बिस्तर को गंदा नहीं करना चाहती थी। उन्होंने बताया कि क्रिस्टीन की जांघ पर चोट शायद तब लगी जब वह टब में लड़खड़ाकर गिरी थी और उसकी जांघ पर खरोंच तब आई जब उन्होंने उसे स्ट्रोलर पर बिठाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि क्रिस्टीन का शरीर अकड़ गया था इसलिए उसकी जांघ स्ट्रोलर के हैंडल से टकरा गई। हालांकि क्रिस्टीन की मां को इस स्पष्टीकरण पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी बहुत छोटी और स्वस्थ थी। क्रिस्टीन एयरलाइन के लिए काम करती है। उसे नियमित चिकित्सा जांच नहीं करानी चाहिए। अगर वह स्वस्थ नहीं होती तो वे उसे कभी काम नहीं करने देते। और क्रिस्टीन की मां ने एक वीडियो टेप की ओर भी इशारा किया जिसमें क्रिस्टीन कमरे में प्रवेश करने से पहले वैलेंटाइन को चूम रही थी। उन्होंने दावा किया कि इसने पुरुषों को षड्यंत्रकारी बना दिया। काले कपड़े, जबकि वैलेंटाइन का कहना है कि क्रिस्टीन ही वह थी जिसने उसे सबसे पहले चूमा था, इसलिए नशे में किया गया चुंबन क्षणभंगुर था। एक अन्य वीडियो में जॉन द्वारा क्रिस्टीन को उसके कमरे में ले जाया जाता है। एक साक्षात्कार में पूछे जाने पर जॉन ने बताया कि क्रिस्टीन को घर लाने के लिए उन्हें कई बार कमरे 2207 से गुजरना पड़ा क्योंकि वह बहुत नशे में थी और उल्टी करने लगी थी। 5 जनवरी को जांच विभाग ने दूसरा शव परीक्षण किया। उन्होंने क्रिस्टीन के अंगों से ऊतक और तरल पदार्थ के नमूने लिए और 3 दिन बाद उन्होंने उसके 3 दोस्तों को रिहा कर दिया क्योंकि हत्या का कोई सबूत नहीं था। 2 शव परीक्षण के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला के कारण पर बेहस मृत्यु महाधमनी के फटने से हुई। उन्हें दिल का दौरा पड़ा और इसके कारण धमनी फट गई। कार्डियोपल्मोनरी नहीं है और इससे धमनी टूट जाती है। 11 जनवरी को मेडिकल रिपोर्ट में यह भी पता चला कि क्रिस्टीन के दिल का वजन 500 ग्राम था जबकि सामान्य दिल का वजन केवल 300 ग्राम होता है। इस खोज से साबित होता है कि क्रिस्टीन लंबे समय से उच्च रक्तचाप से पीड़ित है, जिसका समय पर निदान नहीं हुआ। इस बीमारी ने उसके दिल को सामान्य से अधिक बड़ा बना दिया है। एन्यूरिज्म बुजुर्गों में एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण होने वाला एक सामान्य रूप है, लेकिन कभी-कभी यह अन्य बीमारियों की जटिलताओं के कारण युवाओं में भी होता है। क्रिस्टीन के मामले में उसकी महाधमनी में रक्तचाप इतना अधिक था कि वह कमजोर हो गई और फट गई। उच्च रक्तचाप के कारण थकान, मतली और पसीना आना जैसे विभिन्न लक्षण होते हैं। यह संभव है कि क्रिस्टीन और उसके दोस्तों ने मान लिया कि ये लक्षण बहुत अधिक शराब के सेवन के कारण हुए हैं, इसलिए वे उसे समय पर क्लिनिक नहीं ले गए। 27 अप्रैल को पुलिस ने उन 11 लोगों को बलात्कार के आरोप से मुक्त कर दिया जो उस रात क्रिस्टीन के साथ होटल में रुके थे। हालांकि क्रिस्टीन के परिवार ने शव परीक्षण के परिणामों पर विश्वास नहीं किया और कई मुकदमे दायर किए, लेकिन पुलिस के पास उसके दोस्तों के समूह पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। उसकी मृत्यु के 1 सप्ताह से अधिक समय के बाद क्रिस्टीन को उसके गृहनगर वापस लाया गया और सुरक्षित रखा गया। फोर्स लीग में छुट्टियां मना रहे थे सैंटोस शहर में। क्रिस्टीन की मृत्यु के 1 साल से अधिक समय बाद उसके दोस्तों का समूह एक टेलीविजन साक्षात्कार कार्यक्रम में दिखाई दिया। वे कहते हैं कि उस काले दिन के बाद से उनका जीवन पूरी तरह से उलट-पुलट हो गया है। भले ही उन्हें उनके अपराधों से मुक्त कर दिया गया है, फिर भी वे नई नौकरियां खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई लोग अभी भी उन पर बेरहमी से हमला करते हैं और उनका अपमान करते हैं। ऊपर बताया गया है कि उनका नेटवर्क GIGO का है, सबसे अधिक प्रभावित होंगे। उन्हें धीरे धीरे अपनी दिवंगत मां की संपत्ति बेचनी पड़ी और अपना सम्मान खोने और अपना करियर बर्बाद करने के बावजूद वह लगातार अवसाद से पीड़ित रहे। क्योंकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, दोस्तों के समूह ने कहा कि वे फिर से शुरुआत करने की कोशिश करते रहेंगे। उतार चढ़ाव के माध्यम से उन्हें परिवार और दोस्तों के महत्व का भी एहसास हुआ। वास्तव में परिवार ने जो दर्द सहा, क्रिस्टीन का परिवार यह सब सहना अकल्पनीय है और ऐसा लगता है कि क्रिस्टीन का परिवार उसके जाने के कारण को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। नाजुक खुशी, जीवन अनित्य है। आशा है कि हम अपने प्रत्येक दिन को अंतिम दिन के रूप में हमेशा याद रखेंगे।